हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बाउंड टू के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि बाउंड टू का मतलब क्या होता है और बाउंड टू का यूज किस कंडीशन में किया जाता है। अगर हम बाउंड टू की मीनिंग की बात करें तो बाउंड टू का मतलब होता है बाध्य होना, निश्चित होना या तय होना। अब हम जानते हैं कि बाउंड टू का यूज कब किया जाता है। जब किसी कार्य का होना निश्चित होता है या बाध्य होता है तो इस तरीके के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम बाउंड टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी काम को करने के लिए बाध्य होते हो, वो काम आपको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम बाउंड टू का यूज करते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बाउंड टू को प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। जब कभी भी आप प्रेजेंट टेंस में बाउंड टू का यूज करेंगे तो उस कंडीशन में आपको इन रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप सेंटेंस को इजिली फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके इन रूल्स को समझते हैं। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव मतलब अगर आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल साधारण हो, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर बाउंड टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिन सेंटेंस में नहीं शब्द आता है ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर बाउंड टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब तीसरे नंबर पे है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें क्या शब्द का यूज करके प्रश्न पूछा जाता है। तो उस केस में आप सबसे पहले इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बाउंड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चौथे नंबर पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और मना भी किया जाता है, ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बाउंड टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब पांचवें नंबर पे है WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किधर जैसे शब्दों का यूज करके कोई वाक्य बनाया जाता है, ऐसे वाक्य को WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे वाक्य को फ्रेम करते समय आप सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखेंगे, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बाउंड टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब लास्ट 6 नंबर पे है WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें WH फैमिली वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, किधर आदि शब्दों का यूज करके कोई प्रश्न पूछा जाता है और साथ में मना भी किया जाता है नई शब्द का यूज करके। तो ऐसे सेंटेंस को हम WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करते समय आप सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखेंगे, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बाउंड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फ्रेंड्स, हमने सभी तरीके के सेंटेंसेस को समझ लिया है और उससे जुड़े रूल्स को भी जान लिया है। अब हम जानते हैं कि जो रूल्स के अंदर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की बात की जा रही है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर वाक्य ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य आई से शुरू हो तो एम का प्रयोग होता है और अगर वाक्य यू, वी, दे और प्लूरल नाउन से शुरू हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इससे जुड़े सेंटेंसेस को वन बाय वन करके फ्रेम करते हैं। इसका सबसे पहला सेंटेंस है मानव का मरना निश्चित है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में निश्चित है शब्द का यूज किया जा रहा है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाउंड टू का मतलब होता है बाध्य होना, निश्चित होना या तय होना। तो जिस भी सेंटेंस में ये तीनों वर्ड्स आएंगे उस तरह के सेंटेंस में हम बाउंड टू का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में निश्चित है वर्ड आ रहा है, तो ये बाउंड टू से रिलेटेड सेंटेंस है। अब हम इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मानव और मानव को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन, तो सबसे पहले आ जाएगा ह्यूमन, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस जो है मानव से स्टार्ट हो रहा है। मानव एक सिंगुलर नाउन है और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे, तो आप इज लगा देंगे। फिर आएगा बाउंड टू, फिर हम बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब है मरना और मरने को इंग्लिश में बोलते हैं डाई, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ह्यूमन इज बाउंड टू डाई। अब इसका सेंटेंस नंबर 2 समझते हैं। यह ट्रेन इंद्रलोक स्टेशन के लिए बाध्य है। आपने ये सेंटेंस हमेशा मेट्रो ट्रेन में सुना होगा। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। दिस ट्रेन इज बाउंड टू इंद्रलोक स्टेशन।
चलिए अब इसका थर्ड सेंटेंस समझते हैं। उसका यह काम करना निश्चित है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे? ही इज बाउंड टू डू दिस वर्क। अब इसका सेंटेंस नंबर 4 समझते हैं, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। मैं अपना वचन निभाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर नहीं शब्द का यूज किया जा रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस भी सेंटेंस में नहीं शब्द का यूज किया जाएगा उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर आएगा बाउंड टू, तो हम बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है निभाना, और निभाना को इंग्लिश में बोलते हैं कीप। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपना वचन, जिसको आप इंग्लिश में लिखेंगे माई वर्ड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई एम नॉट बाउंड टू कीप माई वर्ड। अब इसका सेंटेंस नंबर 5 समझते हैं, जो कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह उसके साथ रहने के लिए बाध्य है? आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में क्या शब्द का यूज करके प्रश्न पूछा जा रहा है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस सेंटेंस में क्या शब्द का यूज करके प्रश्न पूछा जाए ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, क्योंकि वह एक लड़की है तो उसके लिए हम लिखेंगे शी, और शी के साथ क्या लगता है? इज। तो सबसे पहले आ जाएगा इज, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है शी। फिर आएगा बाउंड टू, तो हम बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है रहना, और रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लीव। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है उसके साथ, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे विद हिम। तो सेंटेंस क्या बन गया? इज शी बाउंड टू लिव विद हिम, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब इसका सेंटेंस नंबर 6 समझते हैं, जो कि एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या ठेकेदार यह एग्रीमेंट निभाने के लिए बाध्य नहीं है? आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में क्या शब्द का भी यूज किया जा रहा है और नहीं शब्द का भी यूज किया जा रहा है। चलिए भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार एक व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए हम लिख देंगे इज। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ठेकेदार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो हम लिख देंगे दैट कॉन्ट्रैक्टर। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर आएगा बाउंड टू, तो हम बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है निभाना, और निभाना को इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्म। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यह एग्रीमेंट, जिसको आप इंग्लिश में लिखेंगे दिस एग्रीमेंट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? इज द कॉन्ट्रैक्टर नॉट बाउंड टू परफॉर्म दिस एग्रीमेंट, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका सेंटेंस नंबर 7 समझते हैं, जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैं उसका बैंक लोन चुकाने के लिए बाध्य क्यों हूँ? आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में क्यों शब्द का यूज किया जा रहा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, किधर शब्द का यूज करके कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। रूल के हिसाब से आएगा सबसे पहले WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आप लिख देंगे वाई। फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसके लिए देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आई, तो आई के साथ लगता है एम, तो आप लिख देंगे एम। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई। फिर आएगा बाउंड टू, तो आप बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है चुकाना, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे रीपे, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम देखें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है बैंक लोन, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वाई एम आई बाउंड टू रिपे हिज बैंक लोन, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए हम इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस समझते हैं, सेंटेंस नंबर 8, जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। वह मेरा आदेश मानने के लिए बाध्य क्यों नहीं है? आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड क्यों का भी यूज किया जा रहा है और नहीं शब्द का भी यूज किया जा रहा है, मतलब सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है और मना भी किया जा रहा है। अब हम इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो सबसे पहले आ जाएगा वाई। फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही के साथ क्या लगता है इज, तो आप लिख देंगे इज। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो आप नॉट लिख देंगे। फिर आएगा बाउंड टू, तो आप बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है मानना, और मानना को इंग्लिश में बोलते हैं ओबे, तो आप लिख देंगे ओबे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है मेरा आदेश, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे माई ऑर्डर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वाई इज ही नॉट बाउंड टू ओबे माई ऑर्डर्स, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में बाउंड टू के बारे में जाना और पढ़ा कि बाउंड टू को प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बाउंड टू का टॉपिक समझ में आ गया हो तो मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिनको आपको करना है, और इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे।
अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बावजूद भी किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन में मोटिवेट करता है इस तरीके की और वीडियो को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।